बैंक में प्रोसेसिंग फी पार्ट होता है, मतलब जो भी आपकी सैंक्शन हो रही है उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसिंग फी बैंक को पे करना होता है। ओके, नॉर्मली बैंक में 0.5% से 1% तक प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हो आप लोन अमाउंट। सपोज द लोन अमाउंट इज 40 lakhs, देन 0.5% इज 20,000 रुपीज, राइट, एंड प्लस 12.36% इज सर्विस चार्ज। ऐसे नॉर्मली होता है, बट नॉर्मल मार्केट में 0.5% और 10,000 विच और इज लोअर साइड। सो अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेसिंग फीस रहेगा, बट स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग राइट नाउ इन द मार्केट इज 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 प्लस सर्विस टैक्स 12.36%, मीन 10,000 इंटू 12.36% वो आएगा आपका 1236 रुपीज। मीन्स टोटल अमाउंट इज 11,236 रुपीज इन फेवर ऑफ जो भी फाइनेंस कंपनी से आप लोन ले रहे हो उसका एक प्रोसेसिंग फी का आपको चेक पे करना होता है एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। क्लियर है? देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रेसिडेंस इंडियन। रेसिडेंट जो पीपल होते हैं उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फिलअप करना है, टोटल उसे साइन करना है। ओके, देन एक प्रोसेसिंग फी चेक होगा आपका इन फेवर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसके नाम पे आपको देना है। द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इज फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स इज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ईयर, आईडी प्रूफ से लेके, सॉरी फोटोग्राफ से लेके ये आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फोटोग्राफ, वी नीड अ कोएप्लिकेंट ऑल्सो। कोएप्लिकेंट जो होता है फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेशन में आप कोएप्लिकेंट रख सकते हो। कोएप्लिकेंट शुड बी नॉट योर सिस्टर और ब्रदर, ये आपके कोएप्लिकेंट नहीं हो सकते। जब ब्रदर, दोनों ब्रदर नहीं हो सकते, दोनों सिस्टर्स नहीं हो सकती, या डॉटर एंड फादर नहीं हो सकता, डॉटर एंड मदर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर लड़की अनमैरिड है तो रिलेशन मैट्रिक्स में शी विल बी कोएप्लिकेंट, बट इनकम आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, डिपेंड्स करता है केस टू केस बेसिस, बट रिलेशनशिप मैट्रिक्स में दोनों भाइयों का इनकम हम लोग क्लब नहीं कर सकते, दोनों सिस्टर का इनकम हम लोग क्लब नहीं कर सकते, ब्रदर सिस्टर का इनकम हम लोग क्लब नहीं कर सकते, फादर डॉटर का भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैरिड है तो देन हस्बैंड वाइफ नहीं नहीं कर सकते। ठीक है, देन रेसिडेंस प्रूफ, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज रेसिडेंस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ओके, अगर आपके पास टेलीफोन बिल नहीं है, आप कहीं पे रेंटेड रह रहे हो, देन यू कैन टेक लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑल्सो, ही इज वर्किंग विद सो एंड सो पीरियड, सो एंड सो डेजिग्नेशन एंड करंट एड्रेस इज गिवन बिलो, तो आपका वो एड्रेस वगैरह उसमें आ जाता है। ओके, देन ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, आपका किसी बैंक में अकाउंट है एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, बाकी आप जैसे प्राइवेट बैंकिंग है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस विक्सिस, उसका स्टेटमेंट आप ले सकते हो, और एसबीआई बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट्स बैंक है, राइट। नहीं, तो उसके ऊपर आपका करंट एड्रेस अगर सेम आ रहा है तो दैट विल बी कंसिडर फॉर योर रेसिडेंस प्रूफ। नहीं, लाइसेंस नहीं होता है आज के डेट में, रेशन कार्ड भी कंसिडर नहीं करते। अब नया जो आधार कार्ड है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देन लेटेस्ट 3 months सैलरी स्लिप्स। ओके, लेटेस्ट फॉर्म 16। ओके, दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अगर उसका कहीं पे इंसेंटिव आ रहा है या क्वार्टरली इंसेंटिव उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में होता है। ओके, या उसका नाइट शिफ्ट अलाउंसेस वगैरह कुछ आते हैं, कंसिडर हो रहा है, देन वी नीड 6 months और 9 months सैलरी स्लिप्स ऑल्सो, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज 3 months। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। ओके, लेटेस्ट फॉर्म 16। ओके, वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है जो एचडीएफसी में रिक्वायर होता है, अदर बैंक में बोनाफाइड लेटर रिक्वायरमेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक ऑल्सो। ओके, देन अपॉइंटमेंट लेटर और रिलीविंग लेटर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर वो यहाँ पे जॉब कर रहा है 1 साल से, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सपोज इज IBM, वहाँ पे 2 years से वो वर्किंग कर रहा है, तो 2 years का जो भी उसका या रिलीविंग लेटर होगा उसमें मेंशन होता है कि इज वर्किंग फॉर सो एंड सो पीरियड, तो द रिलीविंग लेटर विल बी देयर। एक ही कंपनी में वो 6 साल से काम कर रहा है, देन वी डोंट रिक्वायर रिलीविंग लेटर।
सपोज कोई टाटा मोटर्स में काम कर रहा है, 18 ईयर्स की उसकी ऑलरेडी सर्विस हो चुकी है, 10 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है, देन वी डोंट रिक्वायर अपॉइंटमेंट लेटर और रिलींग लेटर समथिंग. ओके. देन 6 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरी अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ऑल्सो. हम लोग सैलरी और सेविंग्स क्यों रिक्वायर करते हैं? सपोज कोई एप्लीकेंट है जिसकी सैलरी आ रही है आईसीआईसीआई बैंक में, ओके, एंड देन वो बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है एसबीआई में या फिर एचडीएफसी बैंक में, ओके. तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि मंथली जो उसका सैलरी आ रहा है 60,000 और हम लोग चेक करते हैं आफ्टर 5 days 6 days उसके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपीज़ है, तो मंथली 50,000 कहाँ पे एक्सपेंस कर रहा है. मीन्स इस केस में क्या होता है कि आप सेविंग हैबिट्स चेक करते हो. हाँ, अगर वो किसी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है तो हम लोग उसका वी रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक ऑल्सो. तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो कहीं पे सेविंग्स कर रहा है कहीं अकाउंट में, ओके. तो आपका सैलरी आ रहा है 60,000 रुपीज़, सेकंड डे बैलेंस उसमें है 5,000 रुपीज़, मतलब आप वो एक्सपेंस कहाँ पे कर रहे हो? इतना एक्सपेंस हो सकता है कोई पेरेंट्स के अकाउंट में भी वो सेविंग्स के लिए दे देता है या किसी अदर अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेता है, तो वी नीड स्टेटमेंट ऑफ दैट. देन इन्वेस्टमेंट इन ब्रीफ, जो मैंने आपको बताया कि 80% इज द फिगर ऑफ फंडिंग, ओके, एंड 20% इज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 20% जो है सोर्सिंग कहाँ से कर रहा है? हो सकता है कि गोल्ड सेल कर रहा है कहीं पे, या फिर एफडीज है उसकी, ओके, या कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो मैच हो रही है वगैरह, तो उसके प्रूफ वी नीड अ प्रूफ, ओके. स्टेटमेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग अकाउंट, जैसे हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि किसी का पर्सनल लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, तो वी नीड अ ट्रैक रिकॉर्ड कि इसका या अब तक कितना ईएमआई गया हुआ है, कितना ईएमआई आउटस्टैंडिंग है, या कहीं पे बाउंसेस वगैरह तो नहीं है. फॉर दैट पर्पज वी नीड अ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, अगर उसका कोई लोन चल रहा है तो. सो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर रेसिडेंस इंडियन, ओके.